नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं कंचन शर्मा। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जिस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी और खासकर न्यूज़पेपर में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनको प्रमुखता दी गई है, तो उन पर एक एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं। मिसाइल निर्यात करने वाले देशों के क्लब में शामिल हो चुका है भारत। इसको लेकर क्या लिखा गया है कि भारत ने शुक्रवार को फिलीपींस के साथ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट की बिक्री के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 37.49 करोड़ डॉलर यानी कि 2770 करोड़ रुपए के इस सौदे के साथ ही भारत मिसाइल निर्यातकों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत सरकार की रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की नीति के लिए ये समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बात जो हम करते हैं कि शिक्षण संस्थानों की, तो प्रदेश में अब 6 फरवरी तक ये जो सभी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज 6 फरवरी तक बंद कर दी गए हैं। इसको लेकर लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने सभी शिक्षक संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शुक्रवार को इस बारे में शासन आदेश जारी किए हैं कि इससे पहले शिक्षण संस्थानों की जो तारीख थी वो सिर्फ 30 जनवरी तक थी कि 30 जनवरी तक बंद रहेंगे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसकी 6 फरवरी कर दी गई है। कोरोना के जो बढ़ता संक्रमण है उसको देखते हुए एहतियातन तौर पर इसको आगे बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ जो यानी ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं लगेंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहेंगी। तो इसको लेकर आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी, जो भी आगे अपडेट होगी, या फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है या फिर कब से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, इसको लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दूसरी तरफ हाईवे सेक्टर को मिल सकती है बूस्टर डोज। इसमें लेकर इसको क्या लिखा गया है, बूस्टर डोज को लेकर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में, 1 फरवरी से बजट है, तो इस बजट में हाईवे सेक्टर को बूस्टर डोज मिल सकती है। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस बार इस सेक्टर पर विशेष तौर पर ध्यान है और ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 50% तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। जब बजट आता है तो उसमें हर किसी की नज़र यही रहती है कि इस बजट में हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या पेश किया जाएगा, क्या हमें राहत मिलेगी या फिर कहीं और हमारी जेबों पर ज़्यादा भार ना आ जाए। तो बजट पर सभी की नज़र रहती है। वहीं दूसरी तरफ लिखा गया है कि मोदी सरकार में हाईवे सेक्टर के बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 8 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सड़क व राजमार्गों के निर्माण में कई अहम उपलब्धियां हासिल की गई हैं। कोरोना काल के बावजूद पिछले साल देश में हाईवे निर्माण प्रतिदिन 40 किलोमीटर के आंकड़े तक पहुंच गया और इस साल इसमें तेजी आ सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार के आने से पहले भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल जो लंबाई थी वो 91,287 किलोमीटर थी और फिर इसकी जो है जो लंबाई पहुंची है वो 1,40,995 किलोमीटर तक पहुंच गई है। तो ये इस खबर को प्रमुखता यहाँ पर दी गई है। इसको लेकर भी जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर देखिए एक और जो इसमें बात लिखी है कि खीरी हिंसा की आंच में तपेंगी 3 सीटें। विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के लगातार सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज हैं। आपको प्रतिदिन अपडेट मिलती रहती है। तो इसमें ही लेकर क्या है कि सत्ताधारी दल के आगे विपक्ष मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। मुद्दा इसलिए भी क्योंकि खीरी को लेकर के, खीरी में जो भी हिंसा हुई थी उसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था और इसी को लेकर के बयानबाजी भी हुई थी और लगातार इस्तीफा भी टेनी के इस्तीफा मांगने की भी जो थी वो लगातार विपक्ष की तरफ से भी कहा गया था। साथ ही साथ ये मुद्दा बहुत गर्माता गया। इस पर अब क्योंकि चुनाव है तो इसको लेकर के हो सकता है कि 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर इसका असर देखा जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष खीरी हिंसा को हथियार बनाने की तैयारी में है। पहले भी विपक्ष इस पर लगातार हमला करता रहा है, हमलावर रहा है। खीरी जिले की 8 सीटों में से 3 सीटें खीरी हिंसा की आंच में तपती नजर आ रही हैं और इस तपिश से पार पाना खासकर सत्ताधारी दल के आगे किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये सीटें लखीमपुर सदर है, पालिया और साथ ही पलिया और निघासन होंगी, जहां पर महारथियों के आगे विपक्ष उनको चुनौती देने के लिए तैयारी में है। जैसा कि मैंने कहा कि खीरी में जो हिंसा हुई उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर भी रहा है और अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे को लेकर के लगातार बयानबाजी भी हुई और टेनी के बर्खास्तगी की मांग लगातार की गई थी। तो ये मुद्दा बना हुआ अभी भी है,
लेकिन देखना ये होगा कि इन 3 सीटों पर, जिन 3 सीटों की बात इसमें कही गई है, उन पर कितना असर इसका देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सपा के 8 प्रत्याशियों की चौथी सूची में 4 बाहरी। इसको लेकर क्या लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को 8 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। इनमें 3 कांग्रेस तो 1 बसपा से आए नेता को टिकट दिया गया है। बांदा से कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय विवेक सिंह की पत्नी मंजुला सिंह को सपा ने मैदान में उतारा है। और सपा अब तक 262 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। तो देखिए, सपा ने बहुत छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किया है इस बार, और विपक्ष को लेकर के लगातार निशाना साधता ही रहता है। अभी हमने जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें भी उन्होंने सीधी तौर पर रोजगार का मुद्दा, बहुत सी बातें उन्होंने रखी थी। तो सभी छोटी छोटी पार्टियां फिलहाल सपा के साथ हैं। विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर देखने को मिलता है, ये भी बड़ी बात है और इस पर सबकी नजर भी है। आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक और जो खबर है, वी अनंत नागेश्वरन अब मुख्य आर्थिक सलाहकार बन चुके हैं। इनको लेकर लिखा गया है कि अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन चुके हैं। उनकी नियुक्ति की हो चुकी है। साल 2019 से 21 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके नागेश्वरन ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं और गत 17 दिसंबर से ये पद रिक्त था। इस पद के लिए 10 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे, लेकिन जो नाम सामने आया है वो वी अनंत नागेश्वरन का है। तो ये बड़ी और अहम खबर है, इसको हम आपको ये अपडेट दे चुके हैं। और दूसरी चीज़ क्या, बिहार बंद से अभ्यर्थी पीछे हटे तो छात्र संघ कार्यकर्ता व विपक्षी सड़क पर आ गए। देखिए, बिहार में जो मुद्दा है वो बहुत गर्माता जा रहा है। इसको लेकर के जो कोचिंग के जिसमें उनका नाम भी सामने आया था कि खान सर का नाम सामने आया था, और सड़कों पे जो विद्यार्थी थे उन्होंने रोड जो रेलवे ट्रैक था उस पे बैठे हुए दिखे थे। बहुत अपडेट लगातार मिल रही है इसको लेकर के। इसमें लिखा गया है कि रेलवे भर्ती की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी परीक्षा के परिणाम के विरोध में रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों पर उग्र प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बिहार बंद से स्वयं को खुद को दूर रखा। गुरुवार से उन्होंने आंदोलन से दूरी बना ली थी। शुक्रवार को अलग अलग जो छात्र संगठन है उन संगठनों के बिहार बंद का मिला जुला असर दिखा। खान सर और जो प्रमुख शिक्षक हैं और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने गुरुवार को देर रात वीडियो जारी करके बंद में शामिल ना होने का आह्वान किया था, जिसका असर शुक्रवार को सड़कों पर दिखा। और बंद बुलाने वाले छात्रों के भी इसमें नाम है। तो इसको लेकर के अपने आप को उन्होंने यानी पीछे खींच लिया, क्योंकि एक वीडियो भी जारी हुआ था। लेकिन इसको लेकर अब सियासत होने लगी है, आपने कल भी देखा होगा। और जो इसमें विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी को लेकर के ये एक मुद्दा बन गया है। विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार अब हमलावर हैं और ये साथ जो है विपक्षी पार्टियां इसका दे रही हैं। तो ये खबर है, इसको लेकर जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। वहीं अब जरा बात कोरोना की कर लेते हैं। देखिए, संक्रमण में कमी और 16 राज्य ऐसे हैं जिनमें सुधार के हालात हैं। ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। इसमें है कि देश में 16 राज्यों में कोरोना को लेकर हालात सुधरते दिख रहे हैं। इनमें यूपी है और पंजाब जैसे जो चुनावी राज्य हैं उनमें वो भी शामिल हैं, जहां पर सक्रिय और मरीजों की जो वृद्धि है वो उस वृद्धि दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी और पंजाब। इसमें नाम है कि यूपी और पंजाब में चुनाव भी है और साथ ही साथ इसमें जो संक्रमण दर है वो भी नीचे आ रही। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है। लगातार हमने देखा भी है कि यूपी में सबसे ज़्यादा केस अचानक से बढ़ने लगे थे और लखनऊ में सबसे ज़्यादा केस सामने आए थे। इसमें यह भी है कि बूस्टर खुराक के लिए नेजल टीके के परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। एक और बेहद संक्रामक वायरस नियोकोव जिसका नाम है उसने भी दस्तक दे दी है। देखिए, कोरोना महामारी के बीच में दक्षिण अफ्रीका में अब एक और खतरनाक वायरस नियोकोव मिला है। ये बेहद संक्रामक बताया जा रहा है और मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा 3 महीने में इससे। तो इसको लेकर आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो नया हमने आपको बताया ये नया वायरस गुरुग्राम में खुला देश का सबसे बड़ा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ये बड़ी खबर है। देखिए, दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स यानी ईवी के लिए देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता 100 चार्जिंग पॉइंट की है, जिसे शुक्रवार को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थापित था, और जिसमें 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। तो ये खबर इसको भी प्रमुखता दी गई है। जो मेरे पास अखबार है वो अमर उजाला है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये लगातार खबरें हैं जिन पर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। ओमिक्रॉन को लेकर भी लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। अब एक और कि बजट सत्र से पहले 30 को बिरला ने जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 30 जनवरी से को होगी, और बैठक में सभी दलों से बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए समर्थन मांगा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। इसको लेकर भी आपको अपडेट लगातार पहुंचती रहेगी। बाकी रेलवे की खबर मैंने आपको बताई कि रेलवे परीक्षा धांधली, जिसमें छात्रों के आंदोलन में कूदे सियासी दल, दिल्ली से बाहर तक प्रदर्शन। ये प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, और जिस तरह अभी मैंने बताया भी कि प्रदर्शन तेज हो रहा है और सियासी दल भी इस मामले में कूदते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक और खबर है, केंद्र राज्य की तय करे पदोन्नति, आरक्षण के मानदंड सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसमें यह है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजीव खन्ना और BR गवई की पीठ ने कहा है कि प्रतिनिधित्व की कमी को निर्धारित करने के लिए कोर्ट कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता। किसी भी सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाना जरूरी है। ये काम राज्य करेंगे और उचित अवधि में मूल्यांकन किया जाएगा। ये अवधि क्या होगी, ये निर्णय केंद्र सरकार करेगी। तो इसको लेकर आपको अपडेट मिलती रहेगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को बंद करने के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसको लेकर, और दूसरी तरफ IPL, देखिए IPL को लेकर खबर है कि IPL 5वें सीजन के सभी मैच अब मुंबई में होंगे। IPL 15 मुंबई में कराने की तैयारी है। कोरोना कमजोर पड़ रहा है, ऐसे में सभी मैच वानखेड़े, ब्रेबॉर्न और डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराए जाएंगे। इसके लिए अभी आधिकारिक घोषणा हालांकि नहीं हुई है, लेकिन पिछले दिनों BCCI अधिकारियों ने इस पर बैठक की थी। तो इसको लेकर भी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जो खासकर खेल प्रेमी हैं उनके लिए। दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में अब नया जो नियोकोव वायरस है जिसका नाम वो मिला है। देखिए ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ में फैलने वाला एक प्रकार का कोरोना वायरस भविष्य में रूप बदल रहा है, तो ये इंसान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। चाइनीज रिसर्चर्स ने एक ताज़ा अध्ययन में ये दावा किया है कि इसके मुताबिक नियोकोव कोई नया वायरस नहीं है, ये मर्स CoV वायरस का करीबी है। इसकी सबसे पहले जो खोज थी वो 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो कि सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर के सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सॉर्स जिसको कहते हैं, उस तक की जो बीमारी है उसकी वजह बन सकता है। तो ये तमाम खबरें हैं जिनको प्रमुखता न्यूज़पेपर में भी दी गई है, और साथ ही साथ आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।